देखो इसमें ये देखो बेटा, हमारे पास ईथर के रासायनिक गुणधर्म क्या है, माने जो ईथर है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। पहले है एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। देखो ईथर के पास दो समूह हैं, फिर जैसे हमने देखा भी है कि CH3OCH3, तो इसके पास दो एल्किल समूह देखो बेटा, यहाँ पर एक एल्किल समूह ये है और एक एल्किल समूह है, और दूसरा एक ऑक्सीजन है। तो कुछ अभिक्रियाएं इनके कारण होंगी, कुछ अभिक्रियाएं इसके कारण होंगी, ऑक्सीजन के कारण होंगी। देखो एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, तो एल्किल समूह की अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक हैलोजनीकरण होगा और एक दहन होगा। दो होंगे इसमें, है ना, एल्किल हैलाइड की जो एल्किल समूह के कारण, इसके कारण एक हैलोजनीकरण होगा और दूसरा दहन होगा। लेकिन जो ईथरीय ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की बात करूं तो, है ना, इसकी अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं। उसके अलावा जैसे हैलोजन अन्य अभिक्रियाएं, CO अभिक्रिया जो बॉन्ड होगा उसके विदलन की अभिक्रियाएं, किस प्रकार से CO बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, ये सारी अभिक्रियाएं हम इसमें पढ़ेंगे। चलो शुरू कर लेते हैं। इसमें पहला नंबर है बेटा, देखो जैसे किस प्रकार से होगा कि पहला है हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण होता क्या है, यहाँ पर दो प्रकार से होता है बेटा हैलोजनीकरण। एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में और एक होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य का जो प्रकाश होगा उसकी अनुपस्थिति में। तो पहले हम हैलोजिनेशन को देखते हैं। ये दो टाइप होता है, एक तो होगा किसमें, सनलाइट में, जो हमारे पास क्या होगी, सनलाइट होगी, उसमें ये अभिक्रियाएं होती है। देखो ये सनलाइट है, कौन सी है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है। और ये क्या है, डार्क में, जब डार्क होगा, अंधेरा होगा उस समय होगी। तो दो पार्ट में हम इसको समझते हैं। चलो इसका जो महत्वपूर्ण तत्व है हमारे पास वो है CH3 CH2O O एंड CH2 CH3। देखो बेटा ये क्या है, इसका नाम कोई बताएगा? डाई एथिल ईथर। बिल्कुल गुड, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, ठीक है ना। और एथॉक्सी एथिन भी कह सकते हैं बेटा इसको, है ना, क्योंकि दोनों तरफ एथॉक्सी, यहाँ पर देखोगे तो एथॉक्सी, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, एथॉक्सी लगा सकते हैं। एक के साथ जो इसको ऑक्सीजन को जोड़ दो, एथॉक्सी हो जाएगा और एथेन होगा। प्लस इस पर हम क्या करवाते हैं, Cl2 की अभिक्रिया करवाते हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं, है ना। और ये अभिक्रिया होगी डार्क में, अंधेरे में, ठीक है ना। अंधेरा का मतलब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होगा तो दूसरी अभिक्रिया होगी। तो ऐसी दशा में क्या होता है बेटा, जो एल्फा है, इसको हम कह सकते हैं अल्फा पोजीशन का कार्बन बीटा पोजीशन का कार्बन, नहीं अल्फा पोजीशन का कार्बन बीटा पोजीशन का कार्बन, वहां ग्रुप से शुरू करते हैं इसको, है ना, अल्फा बीटा गामा, इस टाइप से लिखते हैं, ये साधारण तौर पर लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है ये अल्फा पोजीशन पर अभिक्रिया करेगा, तो यानी कि CH3 ये ऐसे रहेगा, लेकिन CH पर क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन आएगा, फिर CH पर Cl आएगा एंड CH3 आएगा, ये है इस प्रकार से। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड होगा और ये दोनों जगह जुड़ता है। अंधेरे में ही है जब हम क्या करवाते हैं, टू मॉलिक्यूल Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये दोनों पोजीशन, इस वाली पोजीशन पर और इस वाली पोजीशन पर जुड़ जाता है और टू मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे, इसमें HCl निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो है जब अंधेरे में अभिक्रिया हो रही हो, ठीक है ना। दूसरा कब अभिक्रिया हो सकती है, जब प्रकाश हो, जब क्या हो, सनलाइट हो। तो सनलाइट में क्या होगा, जब हम सूर्य के प्रकाश को देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो ये तो डार्क में हो गया, अंधेरे में हो गया। सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, हम डाइएथिल ईथर लेते हैं, क्या लेते हैं, डाइएथिल ईथर। देखो CH3 CH2O CH2 NCH3, और यहाँ पर हमें 10 मॉलिक्यूल Cl2 लेने पड़ेंगे, और ये क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, किसमें होगा, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की कंडीशन में क्या होगा, ये जहां जहां पर हाइड्रोजन है बेटा वहां वहां पर Cl लग जाएगा, यानी कि CCl3
CCl2 O CCl2 एंड CCl3, इस प्रकार से। और 10 मॉलिक्यूल इसमें क्या होंगे, HCl निकल जाएंगे। कितने निकलेंगे, 10 मॉलिक्यूल HCl, हाइड्रोक्लोरिक, इस प्रकार से निकल, ठीक है। और इसका नाम है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। क्या बोलेंगे इसको, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, इस प्रकार से, है ना, ये नाम होगा पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो ये देखो बेटा, दोनों अभिक्रियाओं में इसमें तो केवल एक सिंगल Cl H हटा और Cl जुड़ा है ना। और इसको हम अल्फा अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर कह सकते हैं, ठीक है ना, इस ऊपर वाले का। तो इस प्रकार से हैलोजनीकरण है। हैलोजनीकरण मीन्स रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन के साथ अभिक्रिया। तो हैलोजन क्या होता है, फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, ये सब हैलोजन है। ये सब क्या है, हैलोजन। इस प्रकार से इनसे अभिक्रिया हो सकती है। तो ये बेटा हमारे पास पहला नंबर हैलोजनीकरण किस प्रकार से हो सकता है। दूसरा, यदि हम इसी के आगे चलते हैं, दहन। दहन का मतलब होता है बेटा किसी चीज को जलाना, जलाने से तात्पर्य है इसका। और किस प्रकार से हो सकता है, जैसे हमारे पास डाइथिल ईथर है, तो किस प्रकार से आएगा, जैसे CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है ना। यदि हम 6 मॉलिक्यूल O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 6 मॉलिक्यूल क्या है, O2 के साथ, तो हम क्या करेंगे, देखो 4 मॉलिक्यूल यहाँ CO2 बनेगा और प्लस क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल H2, और प्लस क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी इसमें, है ना। इसमें क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभिक्रिया दिखा सकते हैं। ऊर्जा, ये ऊर्जा है, एनर्जी, ठीक है ना। तो क्योंकि किसी चीज को जलाते हैं, जैसे आप घर में लकड़ी जलाते हैं या गैस का चूल्हा जलाते हैं, गैस का चूल्हा देखा होगा आप लोगों ने, गैस जलती है तो क्या बनता है, गैस जब जलता है तो क्या क्या बनता हुआ दिखाई देता है आपको, चूल्हे के ऊपर क्या क्या दिखाई देता है, जलने के बाद कुछ दिखाई देता है बेटा वहां, कि नहीं दिखाई देता है, गैस के चूल्हे के ऊपर कुछ दिखाई देता है जी सर, क्या, नीली गैस दिखाई देती जलते है, से। बिल्कुल एक चीज गैस दिखाई दिखाई देती, देते से जलते गैस से। जलती हुई दिखाई देती, लेकिन उसके बाद जलने के बाद कुछ बचता है वहां, कुछ भी नहीं बचता, है ना, देखा होगा। तो जी सर। अधिकांश जो गैस होती है बेटा, वो जल करके एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और जल के अणु बनते हैं। जल अणु कैसे बनेंगे, वो वाटर वेपर के रूप में निकलेंगे, वाष्प के रूप में निकल जाएंगे। तो जब भी इन चीजों को जलाया जाता है, ईथर को जलाएं या अल्कोहल को जलाएं, तो जलाने से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनती है। ये दो चीजें तो दहन में ध्यान रखना, सीधे दो चीजें बनती है। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो राख बन जाती थोड़ा, है ना, राख भी रहती बनी। लेकिन इनको जलाने पर, ये गैसें हैं, गैसों को जलाने पर, ये द्रवों को जलाने पर सीधे जो है कि इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में परिवर्तित हो जाते हैं। और साथ साथ में ऊर्जा निकलती है, इससे क्या निकलती है, ऊर्जा। ये है दहन, ठीक है ना। ये तो थी किसके कारण, एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया, दोनों एल्किल समूह थे उनके कारण होने वाली अभिक्रिया। आगे चलते हैं बेटा, देखो इसमें ईथर या ऑक्सीजन के कारण अभिक्रियाएं। ईथर या ऑक्सीजन का मतलब हो गया, जैसे हम CH3 CH2O CH2 लेते हैं, इसमें जो ईथर या ऑक्सीजन ये वाला, इस ऑक्सीजन के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है ना। तो उसके कारण की जो अभिक्रियाएं हैं, वो है पेरोक्साइड का निर्माण। पहला नियम है जो पहली रिएक्शन है पेरोक्साइड का निर्माण। तो डाइथिल ईथर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है, और लिखने का तरीका कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C2H5 और यहाँ ऑक्सीजन लिख लिया हमने। ये भी डाइथिल ईथर है, ये भी क्या है बेटा, इसका नाम भी डाइथिल ईथर ही है। केवल मैंने इसको यहाँ से हटा करके, इसके जो टॉप पोजीशन है यहाँ से हटा करके इधर रख दिया इसको, बस कोई ज्यादा अंतर नहीं लिया।
है ना। और यहाँ पर था CH3 CH2 था, CH3 CH2 था, मैंने इसको C2H5 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, है ना। इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हाफ मॉलिक्यूल O2 आधा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और एक क्या होगा, वायु और प्रकाश इस दोनों की उपस्थिति में, इन दोनों की प्रेजेंस में ये क्या बना देगा, प्रोक्साइड बना देगा। बहुत सिंपल है, प्रोक्साइड C2H5 है, C2H5, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, और साथ साथ में एक ऑक्सीजन और जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास में, ठीक है ना। और इसको हम क्या दिखाएंगे, एरो के फॉर्म में दिखाएंगे, ये क्या बन जाएगा, एरो के रूप में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा बेटा, प्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, प्रोक्साइड, ये प्रोक्साइड बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्साइड। इसमें प्रोक्साइड का निर्माण हो गया। तो ये है प्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, ये बन जाएगा। दूसरा है बेटा, इसमें देखो, इसको प्रोक्साइड है, एथिल प्रोक्साइड बन जाएगा, है ना। अब उसके बाद है ऑक्सोनियम लवण, ये जो दूसरा पार्ट है, ये है ऑक्सोनियम लवणों का निर्माण। इसके ऑक्सोनियम लवण किस प्रकार से बन सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। डाइथिल ईथर की जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम लेते हैं यहाँ पर, देखो हमने लिया C2H5O C2H5, इसका नाम क्या था बेटा, बताओ। बताओ बेटा, इसका नाम क्या था। डाइमेथिल ईथर। इमेथिल नहीं बेटा, एथिल ही है, C2H5 है, देखो C2H5 है, तो डाई एथिल ही आएगा, है ना। मेथिल तब आएगा जब CH3 हो, ठीक, राइट, याद रखना आपको, है ना। तो ये देखो, हमने क्या किया, डाइथिल ईथर को लिया और सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करवाई, किसके साथ, सांद्र HCl के साथ, और ठंडे में, ठंडा था, मतलब इसको ज्यादा गर्म नहीं किया गया, ठंडे में, तो ये क्या बना देता है, ये ऑक्सोनियम आयन बना देता है। कैसे बनाएगा, यदि हम इसमें देखेंगे तो कैसे बन सकता है, यहाँ पर बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा C2H5, और देखो बेटा इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ऑक्सोनियम आयन क्या होगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर एक H जुड़ेगा, और वो H किस रूप में आया, H प्लस के रूप में, है ना। तो इसलिए इस पूरे पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और Cl माइनस, ऐसा हुआ ना, जो HCl है, ये HCl ऐसा था, ये टूटा, एक इसने बनाया H प्लस और Cl माइनस, ये H प्लस जाकर के यहाँ जुड़ा, ठीक है ना, और Cl जो है माइनस, इसके जुड़ने से जो है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे मॉलिक्यूल पे आ गया, और ये बन गया हमारे पास, क्या बना इसका नाम, इसको बोलेंगे डाइएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये ऑक्सोनियम क्लोराइड। दूसरा इसमें और भी है, जब हम डाइएथिल ईथर लेते हैं, मान लीजिए हमने डाइएथिल ईथर लिया C2H5O एंड C2H5O, है ना, इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं, सांद्र H2SO4। जब सांद्र H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा C2H5O C2H5, लेकिन इस जो ऑक्सीजन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और वो हाइड्रोजन इसका होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, और इस पर इसके कारण इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा बेटा, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें क्या होगा, HSO4 नेगेटिव जुड़ेगा, HSO4 नेगेटिव, इसका नाम क्या होगा, डाइएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑक्सोनियम लवण भी बना सकते हैं, क्लियर। उसके बाद एक और है बेटा इसमें लास्ट, वह है उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण, ये देखो उपसहसंयोजी यौगिक, ठीक है ना। तो उपसहसंयोजी यौगिक क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया, इसका नाम बताना बेटा आप लोगों को, C2H5 एंड C2H5, और ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, क्या नाम है इसका,
डाईएथिल ईथर। गुड, ये है डाइएथिल, है ना। और इस पर हम करवाएंगे बेटा रिएक्शन BF3। इसका पूरा नाम क्या है बेटा? BF3 का नाम क्या है, कोई बताओ? BF3 का नाम क्या है? B का मतलब हो गया बोरोन और F का मतलब हो गया फ्लोराइड। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, 3 बार फ्लोराइड है ना, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा बेटा? इसमें एक कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा? C2H5 एंड C2H5, ये दोनों इस टाइप से लगे हुए हैं और ये दोनों जुड़े हैं ऑक्सीजन से, और एरो लगा करके ये क्या कर दिया? BF3 बना देते हैं, क्योंकि ये ऐसा जुड़ जाता है ना। और इसका नाम होगा बोरो ट्राइफ्लोराइड ईथरेट, बोरो ट्राइफ्लोराइड, ठीक है ना, ईथरेट। ये इस टाइप से है। इससे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया भी करवा सकते हैं। यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये कौन सा, ये कंपाउंड कैसा? उपसहसंयोगी है ना। और जो यदि हम किसके साथ करवाते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो देख लो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनेगा। यहाँ पर हम ले लेंगे C2H5, यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया? C2H5। ये इनको हमने ऑक्सीजन से जोड़ दिया। इसका नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ बेटा इसका? जल्दी बताओ। इसका नाम बताओ बेटा। C2H5O, C2H5O, इसका नाम क्या है? अरे यही तो है ऊपर वाला, डाईएथिल। बिल्कुल डाइएथिल ईथर, है ना। और इससे अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार से जुड़ेगा? तो ये कंपाउंड इस टाइप से जुड़ जाता है। ये C2H5 तो यहाँ जुड़ा हुआ है पहले से, दूसरा इसमें C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है? ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और आ जाता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? इसके 2 मॉलिक्यूल लेना बेटा, है ना, 2 मॉलिक्यूल। और ये किस प्रकार से आ जाता है? इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो C2H5 की होल ट्वाइस O एंड C2H5O होल ट्वाइस O, ये दो दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, है ना। और ये जुड़ता है फिर किससे? Mg से। और Mg से जुड़ने के बाद ये क्या, किससे अभिक्रिया इस टाइप से? एक तरफ क्या होगा इसका? R होगा और दूसरी तरफ X हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड बन जाएगा। बहुत बड़ा कंपाउंड तो नहीं कह सकते हम इसको। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ईथरेट, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ इसने ईथर का निर्माण किया। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है। चलो अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं। देखो अब है बेटा इसमें CO बॉन्ड, CO बॉन्ड अभिक्रियाएं। यहां पर क्या होता है कि जो, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ईथर लिखा, तो ईथर कैसे लिखा जाता है? CH3 CH2, फिर लिखा जाता O एंड उसके बाद होता फिर CH2 एंड CH3। तो देखो बेटा ये ऑक्सीजन और कार्बन की भी जो बॉन्ड है इसको तोड़ना है, और टूटने से जो कंपाउंड बनेंगे वो एक अभिक्रिया कराएंगे। CO, ये कह रहा है CO बंध विदलन की अभिक्रिया। इस बॉन्ड को टूटने के बाद कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है? तो पहला इसमें है हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। तो हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? हैलोजन तो हमारे पास होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? हैलोजन ग्रुप के नाम बताओ, तत्वों के नाम। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन। बिल्कुल। फ्लोरीन हो गया, सबसे पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, और लास्ट में एस्टेटीन भी होता है ना। तो ये हमारे पास तो क्या है? हैलोजन अम्ल, हैलोजन है। और इनके अम्ल क्या होते हैं? देखो इनके अम्ल होते हैं HF, HCl, HBr, HI, ये सब इनके हैलोजन अम्ल हैं। सारे के सारे क्या है? इनके हैलोजन अम्ल हैं, ठीक है ना। यहीं तक हम जनरली एक प्रॉपर्टीज लेते हैं। ये थोड़ा सा धात्विक गुण हो जाता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास क्या है? सब के सब हैलोजन अम्ल है। और ये कहता है देखो ठंडे में ईथर HI HBr के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। हमने क्या करना है? ठंडा लेना है इसको, है ना। हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया करवाएंगे तो कैसे? पहले ठंडे में करवाते हैं। तो ठंडे में किस प्रकार से आएगा? मान लीजिए हमने डाइएथिल ईथर लेना है,
डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला बताओ बेटा। जल्दी बताओ। C2H5 हम्म। OC2H5। ठीक है ना। देखो बेटा ये बार बार हमें याद रखना है, ये लिखा हुआ है यहाँ देखो, C2H5O C2H5, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, चलो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, C2H5O और इस पर किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, पहले करवाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव तो यही है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, HI। इन सब में रिएक्टिव कौन सा है, HI, क्योंकि H और I के बीच सबसे बड़ा बंध होता है, और बंध वो जिसमें बड़ा बंध होता है वो आसानी से टूट जाता है ना, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वो आसानी से टूट जाता है, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो क्या होगा, बहुत मुश्किल से टूटेगा। तो HI रिएक्टिव भी ज्यादा है, और इसके साथ जैसे रिएक्शन करता है तो इसमें क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है ठंडे में, जैसे ठंडा ही रखा हमने और ठंडे में हमने HI के साथ रिएक्शन करवाई, तो इसने क्या किया, CH3CH2I बना दिया, और प्लस एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ इसको ले लिया, तो ये टोटल मिलाकर के क्या बना देगा हमारे पास, जैसे देखो CH3CH2 और OH बना देंगे। इसका नाम क्या है, ये है इथाइल अल्कोहल, है ना, और ये क्या है, इथाइल हाइड्राइड। तो इस प्रकार से दो चीजों को ये निर्माण कर लेते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा यदि हम इसको गर्म करेंगे, दूसरा गर्म करने पर भी तो है, देखो हैलोजन अम्लों के आधिक्य में गर्म करने पर, हैलोजन अम्ल थे और उसको अधिक मात्रा में लिया हमने और उसको गर्म किया, तो किस प्रकार से होगा, यहां पर हम किस प्रकार से अभिक्रिया कर सकते हैं। तो देखो जैसे हमने लिया यहाँ पर C2H5, O लिया NC2H5, ठीक है। इस पर हम यदि रिएक्शन करवाएं तो 2HI की रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है ना, और इसमें साथ साथ में लेते हैं ऊष्मा गर्म करने पर, तो इसमें ऊष्मा के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया, और HI की क्या होगी, अधिक मात्रा में होगा, HI क्या होगा, अधिक मात्रा में, है ना। यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको, ये अधिक्य में होगा, अधिक मात्रा में, HI अधिक मात्रा में होगा हमारे पास। और जब ये HI के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एक कंडीशन होगी, ये बना देगा दो मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पर ये एक ही होगा, एक ही होगा, इन दोनों से जुड़ करके क्या बना देता है, CH3CH2I बन जाते हैं टू मॉलिक्यूल, दो HI है, और बचा इसमें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस H2 बचा, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, H2O बना देगा। ठीक है बेटा, ये इतनी बात समझ में आई, यानी कि ये क्या कर देता है, एथिल आयोडाइड बना देता है, क्या बना देता है, एथिल आयोडाइड। इसी टाइप से इसमें दूसरी अभिक्रिया भी है, यदि मेथिल डाइमिथिल ईथर के साथ करवाएं, जैसे मान लीजिए हमने CH3O CH3 लिया और इस पर हमने क्या करवाई, 2HI की रिएक्शन करवाई, तो ये इसमें क्या होगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी, और क्या बना देगा, CH3I होगा बेटा, है ना, CH3I, और प्लस 2 मॉलिक्यूल होंगे और प्लस क्या होगा इसमें, वाटर मॉलिक्यूल। इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। क्लियर। तो ये था किसके साथ, जब हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे होंगे, हैलोजन अम्लों के साथ। थोड़ा सा बोरिंग होता है ये पार्ट जो ये हमारे होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही रिएक्शन को, है ना, याद भी रखना बेटा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इस रिएक्शन को देख लिया। उसके बाद है बेटा जल अपघटन, है ना, जल के द्वारा अपघटित होने, और कैसी, CO बॉन्ड ही टूटेगा इसमें, तो जल अपघटन कैसे हो सकता है, जैसे हम क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ईथर ले सकते हैं, जैसे हमने लिया CH3O CH2 CH3, क्या नाम है बेटा इसका,
जल्दी बताओ इसका नाम क्या है? मेथिल एथिल ईथर। बिल्कुल एथिल मेथिल ईथर है ना, एथिल मेथिल ईथर भी कह सकते हो उसको है ना, क्योंकि हम पहले क्यों लिखते हैं मेथिल एथिल, इसलिए ई पहले आता है ना, एथिल मेथिल ईथर। या दूसरा आईपीएस नेम मैथॉक्सी एथेन, एक कार्बन पर जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथॉक्सी एथेन भी हम इसको कह सकते हैं, मैथॉक्सी एथेन भी कहा जा सकता है ना, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको। अब उसके बाद नेक्स्ट और आगे देखते हैं बेटा इसमें कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, है ना। ये तो हो गया, हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई। इसके बाद देखो जल अपघटन करवाना है इसका। तो जल अपघटन कैसे करेंगे, इसको पानी के साथ उबालते हैं ईथर को। किसके साथ, पानी के साथ, HOH के साथ। पानी लिया हमने और उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है ना। गर्म करने पर क्या होगा, HOH है, एक तरफ तो देखो यहां से देखो, एक तरफ इसके साथ वो लग जाएगा OH, यहाँ से देखो ये OH आ गया, और बचा हाइड्रोजन वो उसके साथ चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, CH3 OH बना एक, दूसरा क्या बना, CH3 CH2 और OH बना। इन दोनों के नाम क्या है, मेथेनॉल एथेनॉल। बिल्कुल ये मेथेनॉल है बेटा, जिसको मेथिल अल्कोहल बोलते हैं, ये मेथेनॉल है, और ये एथेनॉल है, ठीक है ना, जिसको हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरे भी हो सकते हैं, जिस समान वाला भी ले सकते हैं हम, कैसे, देखो हमने लिया CH3 CH2 O CH2 CH3, क्या नाम है इसका, आप लोग फटाफट बोलते रहेंगे ताकि मुझे लगे आप, डाइएथिल ईथर। बिल्कुल डाइथिल ईथर है ना, बहुत सिंपल है बेटा इसमें। यदि हम इस पर HOH की रिएक्शन करवाते हैं, देखो HOH, ये HOH है ना, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, देखो एक तरफ H जुड़ जाएगा, एक तरफ मान लीजिए H जुड़ा है, इस तरफ H जुड़ा, तो ये C2H5OH हो गया, और एक तरफ OH जुड़ा तो ये क्या होगा, C2H5OH। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3 CH2OH। यहाँ देखो एक हाइड्रोजन गया इसके साथ, तो ये पूरा मॉलिक्यूल C2H5OH हो गया, यहाँ OH गया तो ये C2H5OH हो गया। इस टाइप से हम क्या बना देंगे, दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, इथाइल अल्कोहल बन जाएंगे। क्या बनेंगे, दो इथाइल अल्कोहल। और कैसे, गर्म गर्म करने पर इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये है बेटा इसमें बनने की विधि, ठीक है ना। तीसरा है इसमें, देखो नेक्स्ट है इसके बाद, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है ना। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। H2SO4। गुड, ध्यान रखना बेटा आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। सभी बच्चों को ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हुआ, H2SO4, ये बहुत कॉमन चीज है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारे पास H2SO4, और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, है ना। तो क्या बनना चाहिए, ठीक। इसमें देखो, यदि हम यहाँ पर लेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तो कैसे होगा, CH3 CH2O CH2 CH3, और इस पर हमने रिएक्शन करवानी है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, बल्कि इसके साथ करता है H2O के साथ, ये रिएक्शन करता है H2O के साथ, और यहाँ प्रेजेंस में होता है कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी उपस्थिति में होता है। और कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, डाइल्यूट होगा, DIL, तनो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। और ये होगा दाब के साथ, यहाँ पर दबाव भी होगा, प्रेशर भी होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास CH3 CH2OH बना देगा, एथेनॉल। क्लियर। एक दूसरी अभिक्रिया भी होती है, जब मान लीजिए हमने ईथर लिया, ये देखो ईथर अभिक्रिया, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है ना। और इस पर यदि हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाई, टू मॉलिक्यूल्स H2SO4,
कैसा होगा ये वाला होगा सांद्र, ऊपर वाला कैसा था, डाइल्यूट, ये कैसा होगा, सांद्र। ठीक है ना, सांद्र मीन्स कंसंट्रेट, इसको हम CONC भी लिखते हैं, कंसंट्रेट, है ना। तो कंसंट्रेट या सांद्र होगा, और ये क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, C2H5HSO4, और प्लस इसमें निकलेगा H2O। तो ये दो प्रकार के जो यौगिक हैं, इसका नाम है बेटा, क्या नाम होगा इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको लिख लो चाहे, इसका नाम क्या होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इस प्रकार से हमारा, ठीक है ना। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बेटा, देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। इस रिएक्शन में मैं 2-3 बार बता चुका हूं बेटा, जब PCl5 की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, PO3 PO थ्री नहीं होगा बेटा, POCl3, है ना। क्या बनेगा, गुड, तुम बता रहे थे, याद तो था तुम्हें, है ना। यहाँ पर बनेगा POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, तो यहाँ पर आएगा POCl3, क्या बनेगा, POCl3, हमेशा याद रखना। और जब PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, POCl3, और जब हम PCl3 की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, H3PO3, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जगहों पर बनता है, तो आधा काम आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। थोड़ी कुछ टाइम के लिए याद रखना, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या काम करते हैं, हम लेते हैं ईथर को, और ये है बेटा देखो C2H5O, ये क्या है बेटा नाम इसका, जल्दी बताओ, इसका नाम क्या है, डाइएथिल ईथर। बिल्कुल, और उसकी हम PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या कर देता है, एक तो POCl3 बनना है इसमें, ऐसे सुना, है ना, और ये बन भी गया देखो। और दूसरा क्या बचे, अब Cl बचे हैं, कितने बचे, 2 Cl बचे, ऑक्सीजन में चला गया, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, देखो C2H5Cl लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल प्लस POCl3 निकाल दें, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। क्लियर, ये तो किसके साथ था, ये था हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ठीक है ना। यदि हम और आगे चलते हैं इसमें, देखो तो और आगे में क्या आएगा, PCl5 के साथ हमने अभिक्रिया करवा दी, उसके बाद आता है अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया तथा अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया। इसमें क्या होगा, एक तो अम्ल क्लोराइड और एक अम्ल हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवानी। पहले इस एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बताओ बेटा, कोई बता सकता है, कोई भी बच्चा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमने किसके साथ करवानी है, एक तो अम्ल क्लोराइड होगा और दूसरा एनहाइड्राइड होगा। तो अम्ल क्लोराइड होता है बेटा हमारे पास, देखो ये C2, प्रियांशी लेट में जुड़ रहे बेटा, है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, C2 लेते हैं, यहाँ पर C2H5 हमने लिया, और इसके बीच होगा ऑक्सीजन C2H5 होगा, इसका नाम क्या है बेटा, बताओ बच्चों, C2H5O, C2H5 का नाम क्या डाइएथिल ईथर। है, बिल्कुल, और बच्चे बताएं बेटा, है ना, यह है डाइएथिल ईथर। और यहाँ पर लेना है हमने अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड होता है बेटा CH3COCl, ये अम्ल क्लोराइड है, क्या नाम इसका, CH3COCl का नाम क्या है, अम्ल क्लोराइड।
अम्ल क्लोराइड तो एक साधारण नाम हो गया बेटा इसका ना, लेकिन है इसका वास्तविक नाम क्या है? ये तो एक जनरल नेम ले सकते हैं, अम्ल क्लोराइड ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है CH3 CH2 CO Cl भी हो सकता है। ये एक प्रकार का ग्रुप का नाम हो गया, लेकिन इसका व्यक्तिगत नाम क्या है? ये प्रयोग होता था, हमने देखा। चलो इसका नाम नहीं पता, इसका नाम है बेटा एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड कहां पर प्रयोग होता था? फ्रीडेल क्राफ्ट। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा अम्ल एनहाइड्राइड। तो अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है? देखो CH3CO एंड CH3CO, ये देखो बेटे ये इस टाइप से, इसका नाम है अम्ल एनहाइड्राइड। तो इन दोनों के साथ उसकी अभिक्रिया होनी है, तो पहले CH3COCl के साथ करवा देते हैं, ठीक है ना। किसके साथ करवाते हैं? CH3COCl, और यहाँ पर प्रेजेंस ले लेते हैं ZnCl, और साथ साथ में क्या होगा? ZnCl2 कैसे होगा? एनहाइड्रस होगा, ठीक है। अब ये क्या बनेगा आगे? क्या बनना चाहिए इसे? यहाँ पर बनेगा, एक तरफ तो जाएगा Cl, जो इसका Cl है, ये Cl जाएगा एक के साथ, तो एक के साथ तो गया Cl, और बाकी के साथ देखो CH3CO यहाँ से है, और एक O ये आ गया, और CH3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CO यहाँ से, और एक ऑक्सीजन C2H5। इसका नाम क्या था? बताओ बेटा इसका नाम क्या था? कई बार बता चुका हूं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। देखो इसका नाम इतने तक क्या है बेटा? कुछ बच्चों को याद आ गया, इतने का नाम है एसिटेट, और इसका क्या लगा हुआ? एथिल, तो एथिल एथिल एसिड। एसिटेट। बिल्कुल एथिल एसिटेट है ना। तो याद रखना बेटा, थोड़ी छोटी छोटी चीजों को याद रखना है ना, और साथ साथ में हमारे पास क्या बना? एथिल क्लोराइड बन गया। क्लियर? अब इसकी लास्ट जो रिएक्शन है बेटा, ये तो हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा सकते हैं। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कैसे करवाएंगे? देखो हमने लिया CH3 CH2, अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ इसको बार बार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि दोनों चीजें एक ही है ना। यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी? एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO, और ये हो गया। इसका जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर भी कैटालिस्ट वही लेंगे ZnCl2, है ना, और ZnCl2 लेंगे अनाद्र वाला, तो क्या बनेगा? किस प्रकार से अभिक्रिया होगी? यहाँ पर देखो बेटा, इसमें बहुत सिंपल है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है पूरा, तो ये क्या बन रहा है? देखो CH3CO, और एक ऑक्सीजन ये है, एंड CH2CH3। क्या नाम है बेटा इसका? और दूसरा भी क्या देखो, CH3CO है, CO है, और फिर साथ साथ में यही बनेगा, तो इसका 2 मॉलिक्यूल बन रहा है बेटा। क्या नाम है इसका? एथिल एसिटेट। बिल्कुल राइट, ये बना एथिल एसिटेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड की जब हम क्रिया करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। ये एस्टर है बेटा, है ना। उनके व्यक्तिगत नाम आप लोगों ने बता दिए, एक का नाम क्या है? एथिल एसिटेट। नेक्स्ट यदि देखें, यह बेटा निर्जलीकरण, इसमें जल निकलना होता है, जल को क्या होता है? बाहर निकलना होता है। तो यहाँ देखो हम क्या लेंगे? डाइएथिल ईथर लेंगे। डाइएथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 O CH2 CH3, ये है डाइएथिल ईथर, ठीक है ना। और इसकी अभिक्रिया हम क्या करवाएंगे? इसका निर्जलीकरण करवाते हैं। निर्जलीकरण होने इसमें से जल निकालेंगे, तो यहाँ पर लेंगे एल्यूमिना Al2O3, ठीक है ना।
और 633 केल्विन टेम्परेचर देंगे, और मालूम क्या बना देगा, ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 है, और साथ साथ में इसमें क्या होगा, H2O। तो ये क्या है, ये क्या बना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, बताओ बेटा, एथिन CH2 है एथिन एथिलीन। या IUPAC नेम होगा एथीन। एथेन तब होगा बेटा जब सिंगल बॉन्ड होंगे। ये क्या है, एथीन है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एथीन। क्लियर, ये हो गया निर्जलीकरण। इसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। इसको क्या कहा जाता है, निर्जलीकरण, यानी कि इसमें से क्या होगा, जल हट जाएगा। अब देखो, ये है कुछ बेंजीन से संबंधित रिएक्शन है, जो बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शन है, ठीक है ना। और ये है बेंजीन की अभिक्रियाएं, ये ईथर है बेटा, और ईथर में हम बेंजीन को ले लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारे पास इसकी अभिक्रियाएं तो पूरी हो गई। अब है बेंजीन। बेंजीन जानते हैं आप लोग, बेंजीन वाला ईथर कौन सा होता है, तो बेंजीन वाला ईथर हमारे पास इस टाइप से, जैसे बेंजीन ये है, और इसका ईथर लेंगे, ईथर के फॉर्मेट में लेंगे तो इस प्रकार से आएगा। और OCH3, इसका नाम क्या था, मैंने पहले बताया। मेथिल फेनिल ईथर बिल्कुल, इसका नाम है मैथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, या एनिसोल भी कहते हैं बेटा। और जो तीसरा इन्होंने कहा फेनिल ईथर भी है। ये कौन सा ईथर है, फेनिल ईथर है ना। इसको हम फेनिल ईथर के रूप में भी कह सकते हैं, तो ये फेनिल ईथर भी, ठीक है। मैथॉक्सी फेनिल ईथर है ना, मैथॉक्सी क्योंकि कार्बन इसके साथ कम है, मैथॉक्सी फेनिल ईथर। तो इस प्रकार से अब इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं। ये कौन कौन सी अभिक्रिया करता है, एक तो ब्रोमिनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, फिर करता है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये अभिक्रियाएं होती हैं, और लास्ट में इस ईथर का क्या उपयोग है। बस इस टाइप से हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना। तो चलो, इसके पहले ब्रोमिनेशन करवाते हैं। ब्रोमिनेशन का मतलब Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, Br2 के साथ रिएक्शन तो करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में होगा, Fe की प्रेजेंस में होगा, आयरन की प्रेजेंस में, क्योंकि ब्रोमीन गैस है, तो इस सतह पर अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा इस प्रकार से OCH3। और इसकी प्रत्येक पोजीशन पर क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। इस प्रकार, और प्लस में क्या होगा, HBr निकलेगा, जहां जहां पर लगा हुआ है ये HBr निकलेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और इसका नाम मालूम है क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसोल। क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसोल, एनिसोल, ठीक है, ट्राइब्रोमो एनिसोल। तो इस प्रकार से बन सकता है, ये बन गया हमारे पास, है ना। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, इसको कहते हैं हम ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाना, ठीक। यदि आपने इसकी जगह कैटालिस्ट चेंज कर दिया, तो तब दूसरे टाइप के कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने सपोज ये एनिसोल लिया, एनिसोल है बेटा CH3, और इस पर हम यदि ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं और कैटालिस्ट चेंज कर देते हैं, CH2 कर देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड ले लेते हैं, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ी छोटा सा परिवर्तन है। ये यहाँ पर OCH3 रहेगा, और इस पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा, और फिर क्या होगा, दूसरी पोजीशन पर चला जाएगा, और ये ब्रोमीन आ जाएगा प्लस HBr। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं।
तो ये दोनों अभिक्रियाएं हैं इसकी कौन सी ब्रोमिनेशन। दूसरा है बेटा इसमें सल्फोनेशन, सल्फ्यूनीकरण। तो सल्फोनीकरण क्या होता है? तो सल्फोनीकरण होता है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो यदि हम रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाओ एनिसोल की, तो सिंपल है बेटा, सारी चीजें रिएक्शन में सिंपल है। देखो OCH3 यहाँ पर है, अब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवानी है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन क्या होती है? H2SO4 के साथ होती है, H2SO4। H2SO4 हमेशा कैसे टूटता है? H प्लस और HSO4 नेगेटिव, है ना। तो ये इसके दो पोजीशन पर लगा देने आपको। एनिसोल कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेंगे। तो यहाँ पर ये होगा CH3, ये हो जाएगा SO3H, है ना। प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, एक मॉलिक्यूल ये बनेगा और साथ साथ में ये ऐसे भी बन सकता है OCH3 और यहाँ पर क्या बन जाएगा? SO3H हो जाएगा, प्लस इसमें H2। ठीक है ना, दोनों साथ साथ बनते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा? इस टाइप से हो सकता है। एक और है नाइट्रेशन, मैंने सल्फोनेशन पहले बता दिया है ना। चलो अब उसके बाद नाइट्रीकरण देखो, नाइट्रीकरण किस प्रकार से होगा। नाइट्रेशन में क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एनिसोल है, एनिसोल ये देखो, और इस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी? नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन, कंसंट्रेट कंसंट्रेट किसकी रिएक्शन करवाएंगे? HNO3 की। तो जब भी HNO3 की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा हमें कि हमें किसके साथ करवानी होती है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवानी होती है इसकी उपस्थिति में, है ना। तो ये अभिक्रिया होने पर क्या बना देगा? देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वही कंडीशन है जैसे पहले था। देखो यहाँ पर क्या आएगा? OCH3, और ये ध्यान रखना होगा आपको कौन सा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पर वहां पर NO2 जोड़ देना है, NO2 जोड़ा और दूसरे वाले में भी NO2 जोड़ा। यदि ऑर्थो पोजीशन पर है तो पैरा पोजीशन में जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा ONO2, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। तो ये है बेटा उसमें। अब देखो फिर उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप लोग अच्छी तरह जानते हैं एल्किलीकरण, यानी किसके साथ रिएक्शन करवानी है? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें किस प्रकार से आ जाएगा। मान लीजिए हमने एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये लिया हमने, है ना। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? दो प्रकार की, एक एल्किलीकरण है, एक एस्टिलीकरण है। OCH3 ले लिया बेटा, है ना। और हमने किसकी रिएक्शन करवानी? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? जैसे CH3Cl ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लेंगे? कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ, क्या कैटलिस्ट होता है? एनहाइड्रस AlCl3 होता है बेटा इसमें। निर्जल AlCl3 जिसको हम कहते हैं, वो इसमें कैटलिस्ट होता है। और इसके साथ क्या होना है? कुछ भी नहीं परिवर्तन। देखो बेटा कोई चीजें ऐसी नहीं जो अलग से बनाएंगे। देखो यहाँ पर ये है, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी। OCH3 रहेगा, इस पोजीशन पर आकर के CH3 जुड़ जाएगा, एक तो ये बनेगा, साथ साथ में दूसरा कंपाउंड बन जाता है। देखो ये बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पर OCH3 होगा, ये OCH3 है और इसके नीचे है CH3, ठीक है ना। और ये इस साथ साथ इसमें क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। बाकी कोई परिवर्तन नहीं बेटा, है ना। ऐसे देखो, ये तो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, इसको एल्काइलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन देखो, एस्टिलीकरण। यहाँ पर एल्काइलेशन में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, और एसाइलेशन में एस्टिल क्लोराइड की रिएक्शन। तो एस्टिल क्लोराइड अभी तो बताया था, एस्टिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। CH3COCl। गुड, CH3COCl, गुड। ये देखो, ये एनिसोल लिया हमने, क्या नाम है इसका? एनिसोल। बेंजीन के ऊपर यदि OCH3 है तो उसको एनिसोल कहते हैं, वो ईथर है ना। और इस पर एनिसोल पर हम रिएक्शन करवाते हैं, CH3COCl की रिएक्शन करवाते हैं। ये अभी हमने करवाया था, इसका नाम था एस्टिल क्लोराइड, है ना। और यहाँ पर क्या लेंगे? एनहाइड्रस AlCl3 ले लेंगे। कैटलिस्ट वही रहेगा क्योंकि कैटलिस्ट का आपका निर्जल AlCl3 ही है। और ये क्या बना देगा? इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर तो सॉरी, यहाँ पर OCH3 रहेगा
और इस पोजीशन पर आएगा COCH3 और दूसरा वाला भी बनेगा इसके साथ, देखो OBS बनेगा, देखो OCH3 तो ऊपर ही रहेगा और यहाँ बन जाएगा COCH3 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा HCl निकल जाएगा। इसका इसका नाम क्या है, ऑर्थोफिनॉक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थोफिनॉक्सी एसिटोफिनोन। इसका नाम होगा पैरा पोजीशन पर मेथॉक्सी, ये ऑर्थोमेथॉक्सी था ना, ये आ जाएगा पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। एक ऑर्थो फिनॉक्सी एसिटोफिनोन और दूसरा पैरा, है ना। तो इस टाइप से दोनों क्या हो जाएंगे एसिटिलीकरण भी, और इनको हम फ्रीडल क्राफ्ट वाली अभिक्रिया में लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ऐड भी कर देने पड़ेंगे दोनों रिएक्शन को, ठीक है ना, इन दोनों रिएक्शन को उसमें ऐड भी कर देना। तो अब उसके बाद ईथर का उपयोग क्या हो सकता है। ईथर का उपयोग होता है बेटा जैसे वसा हो गया, तेल हो गया, है ना, गोंद हो गया, इनको जो जितने पदार्थ है इनको घोलने के रूप में हम काम कर सकते हैं। माना कहीं पर वसा घी को घोलना हो तो हम क्या ले लेंगे, ईथर ले लेंगे, ईथर में घुल जाती है ना। तेल हो गया, उसको घोलना हो तो ईथर लेंगे, गोंद हो तो उसे घोलना होगा तो ईथर लेंगे, नहीं रेजिन होगा उसको घोलने के लिए विलायक, ठीक है ना, घोलने के रूप। और ये प्रयोगशाला में एक विलायक के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। डाइथिल जो ईथर है इसी से बेहोश भी हो सकते थे बेटा, इसे इसका प्रयोग करके जो डाइथिल ईथर है C2H5O C2H5, इसको सुंघाने के बाद आदमी बेहोश भी हो जाता था, ठीक है ना। तो इसका प्रयोगशाला में हम इसका प्रयोग हम उपयोग कर सकते हैं निश्चेतक के रूप में, है ना। और डाइथिल इसका अब कम उपयोग होने लग गया, अब तो क्या हो गया निश्चेतक अलग अलग प्रकार के हो गए, है ना। और ईथर यदि देखोगे तो क्या करता है बेटा, ये विलायक निष्कर्षण में इसका काम होता है, विलायक का निष्कर्षण में, ठीक है ना, इसका काम महत्वपूर्ण काम होता है। और इसका उपयोग क्या होता है बेटा, इसका उपयोग होता है अभिक्रिया के माध्यम से, जो हमने अभिक्रिया के माध्यम से जितने भी हमारे पास क्या है, देखो ये कहता है कि इनका उपयोग क्या होता है अभिक्रियाओं और अभिक्रिया माध्यम से के रूप में किया जाता है। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, है ना, इनके इनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और ये हिमकारक भी होते हैं बेटा, हिमकारक माने ये इस पर जो हमारे पास डाइथिल ईथर है यदि पास होता है तो उससे क्या हो जाता है, कोई चीज जमने लग जाती है, जम जाती है ना, फ्रीज हो जाती है। ये कुछ उपयोग थे इसके, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी आपकी बुक में दिखाई भी दे देंगे आप।